Dear students of class 9, you are all welcome in my online classes today. Guys, आप लोग मेरे इसके पहले की वीडियोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ी थी और उसको हमने विस्तार पूर्वक समझाया और बताया था और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग समझ में आया होगा। आज टुडे I am going to start the next tense in its order in definite tense from past tense. तो my dear students, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि what will be the introduction to the past indefinite tense. past indefinite tense की पहचान क्या है, इसको हम जानेंगे कैसे। इसके परिचय में पहले हम लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस टेंस बीसी या ई ए आ ई ए इन द लास्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस ऑफ हिंदी। हिंदी के वाक्यों में क्रिया के अंत में हम या ई ए आ ई ए देखते हैं या पाते हैं, तब हम ये जानते हैं कि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और पास्ट टेंस में कल के प्रयोग के लिए हम स्टरडे का प्रयोग करते हैं। मीन्स कल के लिए स्टरडे का प्रयोग होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, बी टेक एन एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे महेश मंदिर गया, यू सी या इन द लास्ट। तो इट्स ऑर्डर ऑफ वर्ड्स फॉर ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अर्थात वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर क्रिया का दूसरा फॉर्म सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं और लास्ट में हम कंप्लीमेंट लेते हैं। इन हिंदी जैसे है महेश मंदिर गया, इट्स ट्रांसलेशन विल बी महेश वेंट टू टेम्पल। महेश वेंट टू टेम्पल सबसे बड़ी बात चीज है। इसमें आप देखें कि क्रिया का सेकंड फॉर्म है, क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है। जैसे कि वेंट जो है होगा सेकंड फॉर्म। दूसरा है मैं सेब काटा, आई कट एन एप्पल। मैंने सेब काटा। कट ये जो है इसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों एक होता है। इसे हम स्टेट वर्ब में रखते हैं। स्टेट वर्ब का तात्पर्य होता है ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों फॉर्म एक ही रूप में चलाए जाते हैं, उन्हें हम स्टेट वर्ब फॉर्म कहते हैं, स्टेट फॉर्म कहते हैं। आइए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन गाइड अनुवाद के नियम में हम क्रमशः अब बात करेंगे कि इसके ट्रांसलेशन करने के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इन हिंदी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में देखते हैं बी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। इट्स ऑर्डर ऑफ वर्ड्स विल बी एज सब्जेक्ट प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्रिया का सेकंड प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देयर इज ए सेंटेंस इन हिंदी है वह कल गीत गाया। वह कल गीत गाया। गाया का तात्पर्य हुआ he sang a song yesterday। वह कल एक गीत गाया। In this way you can take so many examples, so many instances as गीता ने भोजन बनाया, गीता कुक्ड फूड। मैंने एक किताब खरीदा, आई बॉट अब।
रमेश ने कल एक कहानी सुनाया। रमेश टोल्ड अ स्टोरी yesterday. तो इन दिस वे यू कैन चूज, यू कैन टेक, यू कैन फॉलो सो मेनी एग्जाम्पल्स। आप अपने मस्तिष्क में, अपने मन से बहुत से वाक्यों को ले सकते हैं जिनके अंत में या ई ए और ई ए मिलेगा, और ऐसा मिलता है आ या ई ए मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे योर सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए हम इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य शब्द सुनने पर ही नकारात्मक में होता है कि हम इन नेगेटिव सेंटेंस इफ देयर इज नहीं इन हिंदी, यदि हिंदी में नहीं है या कभी नहीं, नेवर है, तो वी फॉलो एज अ नेगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंस इफ देयर इज नहीं इन हिंदी, यदि हिंदी में नहीं आता है तो हम इसके ट्रांसलेशन में नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई किया जाता है। वी शैल अप्लाई द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इफ वी गेट नहीं इन हिंदी इन द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एज महेश मंदिर नहीं गया। महेश मंदिर नहीं गया। रूल है सब्जेक्ट धन डिड नॉट, धन वर्ब, वर्ब का तात्पर्य फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, धन ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इन दिस वे यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस एज महेश मंदिर नहीं गया। इन इंग्लिश महेश डिड नॉट गो टू टेम्पल। जब नहीं होगा तो डिड नॉट होगा, और डिड नॉट होगा तो क्रिया हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। इट मस्ट बी फॉलोड बाय यू ऑल माय डियर गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट फॉलो दिस रूल। दूसरा इसी नेगेटिव में आता है कभी नहीं। जब कभी नहीं होगा तो कभी नहीं होने के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, और जब नेवर का प्रयोग करते हैं तो वी शैल यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। नेवर के आने पर डिड, डू और डज वी शैल नेवर यूज। यू मस्ट नो इट कि जब कभी नहीं होता है तो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। तो नेवर जब आता है तो जो बेस के तौर पर बेसिकली जो हम डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं वो उस टेंस के वाक्य से बिल्कुल नकारा हो जाएंगे, और नेवर का प्रयोग करेंगे। तो नेवर के प्रयोग के आने पर इसमें देखते हैं कि कभी नहीं होने पर नेवर का प्रयोग होगा, यौन क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे लिखा गया महेश मंदिर कभी नहीं गया हिंदी में, उसी को हम ट्रांसलेट करेंगे। जहां आपने डिड नॉट का प्रयोग किया था नहीं में, वहीं हम कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स महेश नेवर वेंट टू टेम्पल। इधर अब जहां डिड नॉट आया था तो गो लगा, लेकिन जब आपने कभी नहीं का प्रयोग किया तो डियर गाइस आपने गो का जो सेकंड फॉर्म वेंट हुआ, वी शैल यूज द सेकंड फॉर्म टू टेम्पल। मैंने कभी गाली नहीं दिया। सपोज दैट आपने कहा मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया, तो आप यही तो कहेंगे आई नेवर अब्यूज्ड एनीवन। आई नेवर अब्यूज्ड एनीवन। मैंने गाली नहीं दिया तो आई डिड नॉट अब्यूज। तो इस प्रकार से कभी नहीं के आने पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और नेवर का प्रयोग करेंगे तो क्रिया अपने सेकंड फॉर्म में बनी रहेगी। देयर विल बी नो अल्टरेशन, नो चेंज। आइए हम चलते हैं तीसरे रूल की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इन हिंदी की शैली से प्रश्नवाचक वाक्य। डियर गाइस, आप लोगों को बराबर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में दो स्वरूपों में बताना होगा। इसमें भी होता क्या है, इसमें भी दो टाइप्स हैं। एक है यस और नो टाइप, जिसमें हम सीधे सीधे वाक्य में इन हिंदी
बिगेट क्या। हिंदी के वाक्य में जब सबसे पहले हम क्या जाने, क्या पाए, इफ वी गेट क्या इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इन हिंदी, तो वी शैल यूज एज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि जब क्या सबसे पहले होगा तो क्या के ही लिए हम सबसे पहले डिड उपयोग कर देंगे, और जब डिड आएगा उसके बाद जो है सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद क्रिया में फिर मूल रूप में आ जाएगी, कैसा बेस फॉर्म में आ जाएगी। जैसा कि बताया गया कि डिड के आने पर क्रिया हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है, वर्ब धन ऑब्जेक्ट धन कंप्लीमेंट। जैसे आपने कहा क्या महेश मंदिर गया, तो यू विल ट्रांसलेट एज डिड महेश गो टू टेम्पल। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि वी शैल यूज मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिससे कभी कभी हम हंसी में मजाक के तौर पर, अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं जानते हैं तो सीधे सीधे कहेंगे बिना बेट का हंसिया लगाते हैं। बिना बेट का हंसिया का तात्पर्य हुआ कि हंसिया का जो बेट होता है निकाल देते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अब आइए इसी प्रकार से दूसरा होता है बी में होगा कि जब हम कब कहाँ किसे कैसे इट्सेट्रा इत्यादि वाक्य के जब बीच में इन शब्दों को देखते हैं, जिनको हम WH टाइप क्वेश्चन वाले वाक्य बोलते हैं, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं कि व्हेन वी गेट कब कहाँ कैसे किसे किसको वाक्य बीच में जब देखेंगे तो हम वी शैल यूज इंग्लिश ऑफ these question word in the beginning of your sentence, and then we shall use did, and the same order of words will be used। अर्थात तब हम जैसे कहा गया महेश मंदिर कब गया, रानी ने गीत कहाँ गाया, तुम कल कहाँ मिले थे, ऐसे वाक्य में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही कब कहाँ या कैसे की अंग्रेजी प्रयोग करते हैं इन इंग्लिश। जैसे कहा गया महेश मंदिर कब गया, तो हम कहेंगे कि अब कब की अंग्रेजी क्या होगी, when, फिर लगा देंगे did, when did, सब्जेक्ट आपका महेश है, महेश फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेंबर go to temple, अर्थात when did Mahesh go to temple। In this way, my dear friends, you can take so many examples. You can make several examples in Hindi, and you will follow all the rules of translation belonging to the past indefinite tense। Guys, एक चीज बताना चाहेंगे कि जो आप कहते हैं नियमों के अपवाद, एक्सेप्शन टू रूल, एक्सेप्शन टू रूल में होता है नियमों का अपवाद, जहां पर हम नियमों के अनुसार नियम अप्लाई नहीं करते, वहीं पर हम उसे जो है अपवाद बोलते हैं। अपवाद के तौर पर आप जाने कि जब वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सीधा सीधा है, कौन शब्द सीधा है और निगेटिव ना हो इंट्रोगेटिव में, तो हम कभी भी डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसी प्रकार बताया गया था कि जब कौन आएगा तो डज और डू का प्रयोग नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट में भी जब कौन आएगा तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हम इसका ट्रांसलेशन इन अ स्टेट पे सीधे ट्रांसलेशन करते हैं, क्रिया अपने उस सेकंड फॉर्म में रहती है। जैसे कहा गया मंदिर कौन गया, मंदिर कौन गया, कौन की इंग्लिश हु गया, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब वेंट, कहाँ गया मंदिर के लिए, टेंपल, हु वेंट टू टेंपल। आपको अंग्रेजी पिछले साल किसने पढ़ाया, तो आप क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे हु
taught you English last year? Who taught you English last year? तुम्हें किसने बुलाया? तो आप क्या कहेंगे? Who called you? In this way, your translation that belongs to past indefinite tense comes to an end. Thanks.